नमस्कार। मेरे YouTube चैनल देश प्रदेश में फिर से आपका स्वागत। आज इस वीडियो में हम मलेशिया के बारे में बात करेंगे। मलेशिया जैसा मैंने देखा, 2 वर्षों के अंतराल में दोबारे मलेशिया आने का संयोग लगा है। दोनों ही बार मलेशिया को जैसा मैंने देखा, जैसा समझा, अपनी समझ को इस वीडियो में आपसे शेयर करने का सिर्फ एक प्रयास मात्र है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, भारत के दक्षिणी राज्यों से लगभग 2500 किलोमीटर दूर, जिसका भारत से प्राचीन काल से ऐतिहासिक आप कहें संबंध तो है ही, प्राचीन काल में राजनीतिक संबंध भी, सांस्कृतिक संबंध भी। आज भी भारत से ये काफ़ी करीब है। सांस्कृतिक रूप से कहें, व्यापार की बातें तो अलग हैं। वो ये है कि अमेरिका के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारतीय मूल के लोग सबसे बड़ी संख्या में मलेशिया में रहते हैं। मलेशिया मुख्य रूप से 2 भागों में प्राकृतिक तौर पर विभाजित है। दक्षिण चीन सागर के द्वारा जो पश्चिमी हिस्सा है, जो मलेशिया का मुख्य खास हिस्सा है, वो है प्रायद्वीपीय मलेशिया, जहाँ मलेशिया के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह जो पूर्वी मलेशिया है, उसे द्वीपीय मलेशिया भी कहते हैं। एशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो का एक हिस्सा मलेशिया, जहाँ मलेशिया के 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है। आज जबकि भारत में, खास करके उत्तरी भारत में तेज़ ठंड की शुरुआत हो रही है, मलेशिया में गर्मी है। पंखे और एसी यहाँ के जीवन के एक मुख्य उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें हैं। सालों भर गर्मी रहती है, आर्द्रता रहती है। मलेशिया भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। यहाँ भी ब्रिटिशों के पहले पुर्तगीज आए, डच आए, और अंतिम रूप से ब्रिटिश उपनिवेश में लंबे समय तक मलेशिया भी रहा। और 20वीं शताब्दी के 6ठे दशक में ये ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हुआ। देश का तेज़ी से विकास हुआ और आज ये एक विकसित देश जैसा है। सच कहें तो भारत में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए, ये तो पता था कि एशिया में जापान, कोरिया काफ़ी विकसित हैं, लेकिन एशिया के दूसरे देश भी इस तरह के विकास तक पहुंच गए हैं। ये मलेशिया आने के बाद देखा, समझा। मलेशिया की राजधानी, भले ही प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है, उसे इस रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन देश का मुख्य शहर, व्यावसायिक शहर, राजनीति का भी शहर आप कह सकते हैं, वो कुआलालंपुर ही है। कुआलालंपुर, जिसे सिटी ऑफ टावर्स कहा जाता है, और जो वास्तव में एक विविधताओं वाला देश है। देश की आबादी का जो बड़ा हिस्सा है वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का है। संवैधानिक रूप से भी एक इस्लामिक देश है। आज़ादी के बाद से ही जिस व्यवस्था को मलेशिया ने अपनाया, वो संवैधानिक मोनार्की को, संवैधानिक राजतंत्र के तहत यहाँ संसदीय जनतंत्र को विकसित किया गया। देश में इस्लाम धर्म राजधर्म है, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मूल चीनी धर्म और हिंदू धर्म के मानने वालों की भी एक खासी संख्या है। हिंदू धर्म को मानने वाले आबादी के लगभग 6% से ज़्यादा हैं। मलेशिया में तेज़ी से विकास हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। देश में इस महंगाई के दौर में भी ये सुनिश्चित किया गया है कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी भी ठीक से चलना सुनिश्चित किया जा सके।
शिक्षा, स्वास्थ्य उनके लिए बिल्कुल राज्य की जवाबदेही है। और शहर को एक आधुनिकतम रूप में लाने के लिए सभी जगह ऐसी स्थिति है। मलेशिया के स्थिति में सिर्फ कुआलालंपुर की बात हम ना करें, उसे इस रूप में शुरू से प्रयास किया गया है। कुआलालंपुर में रहते हुए तो देखा कि विविधता तो है ही, क्योंकि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लिखा हुआ है कुआलालंपुर में, बड़ा साइन बोर्ड में पढ़ा भी कि कुआलालंपुर जो है ये सिटी ऑफ कंट्रास्ट है, सिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। चूँकि हम भारत से आते हैं और हिंदू धर्म से अपना लगाव है, इसलिए स्वाभाविक रूप से और इच्छा होती है कि यहाँ जो हमारे लोग हैं वो कैसे रहते हैं, क्या अनुभव करते हैं। तो यहाँ जब ये देखा कि मंदिर सिर्फ हैं नहीं, व्यवस्थित हैं, शहर के मुख्य भाग में अवस्थित हैं, बड़े विस्तार वाले भूभाग में अवस्थित हैं, तो खास बात लगी। और कुआलालंपुर के नज़दीक ही बाटू केव्स है। बाटू केव्स के बारे में पहले तो सुना था कि चूना पत्थर का केव्स है और हिंदू धर्म से उसका ऐतिहासिक रूप से एक संबंध है। लेकिन जब वहाँ देखा आधुनिक परिवेश में कि भगवान मुरुगन की 42 मीटर से ज़्यादा ऊंची प्रतिमा है और हिंदू देव देवताओं की कई व्यवस्थित सिर्फ मंदिर नहीं हैं, उनको संभाल के रखा गया है। हनुमान जी की भी बड़ी मूर्ति देखी, जहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं। एक बड़ा मतलब धार्मिक महत्व के साथ साथ टूरिस्ट आकर्षण का भी बड़ा केंद्र है। तो ये बात एक अपील करने लायक थी। पिछली बार जब आया था मलेशिया तो उन दिनों नवरात्रि का समय था, दशहरे का समय था, दीपावली के पूर्व तक यहाँ रहने का संयोग लगा था। तो पिछली बार भी देखा था कि किस तरह दिवाली की तैयारी यहाँ चल रही है। जहाँ भी जाएं सार्वजनिक जगहों पर, खास करके मॉल वगैरह में, वहाँ बड़ी रंगोली को देखने के बाद एक खास अनुभूति हुई थी। रंगोली देखने का मौका मिलता रहा महाराष्ट्र में रहते हुए। तो यहाँ जब देखा तो एक दूसरे रूप में देखा। इसी तरह नवरात्रि के दौरान बड़े आयोजनों में शरीक होने का भी मौका मिला था। शौर्य, तुषिता और तुषार के साथ गरबा के एक बड़े कार्यक्रम में शरीक हुआ था। जिस रूप में वहाँ बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी, जो उत्साह देखा लोगों का, जो आयोजन का रूप देखा, वह बिल्कुल ही गौरतलब था, ध्यान देने की बात। दशहरे का आयोजन भी देखा। माँ दुर्गा की मूर्ति, स्थापित मूर्तियाँ, पूजा समारोह, इस तरह के भी कार्यक्रम दिखे। और अभी जब मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोगों की भी यहाँ आबादी है, अच्छी आबादी है। तो क्रिसमस की जो तैयारी चल रही है वह भी खास लगती है। पिछले साल क्रिश्चियन के समय ये ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व जो क्रिसमस के समय अमेरिका में रहने का संयोग था बेटे के पास, तो वहाँ देखा था कि जिस रूप में क्रिसमस का आयोजन होता है यहाँ भी उससे कम नहीं है, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। नए रूप में कई आयोजन तो और विशाल ही लगते हैं मलेशिया में। यह भी पता चला कि चीनी नया साल और ईद के समय में भी इसी तरह बड़े और भव्य कार्यक्रम होते हैं। मलेशिया की जो आबादी है ये अलग अलग धर्म को मानने वाली की है, इस्लाम धर्म के साथ साथ, इसका जिक्र मैंने किया ही। तो यहाँ घूमने के क्रम में एक बार बात करने का संयोग लगा। यहाँ के आप कह सकते हैं कि मूल निवासी कुआलालंपुर के रहने वाले एक बुद्धिजीवी पेशे से वो इंजीनियर थे। तो मैंने जो जानना चाहा उन्होंने उसको आसानी से समझा। उन्होंने कहा भी कि आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म तो यहाँ का राज धर्म है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने सही समझा। तो उन्होंने कहा कि सच ये है
कि हमारे यहाँ कोई धार्मिक अक्लेश नहीं है, कोई इस तरह की भावना नहीं है कि कोई अल्पमत में है तो वो दोयम दर्जे का लोग होगा, इस तरह की भावना नहीं है। अगर वो होता तो हमारे देश का विकास तेज़ी से नहीं होता। हमारे यहाँ अभी इस तरह का माहौल है कि लोगों को सोचने का ये बिल्कुल फुर्सत नहीं है। लोग अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी आस्था के अनुरूप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, बौद्ध स्तूप में जाएं, उनकी इच्छा, लेकिन उसके बाद लोग काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन करके। ये बातें तो दुनिया में प्रमाणित हो चुकी हैं कि जहाँ सद्भाव है, शांति है, वहाँ विकास की गति तेज होती है। स्वाभाविक रूप से चूँकि मलेशिया में हैं और भारत एशिया का सबसे बड़ा जनतंत्र वाला देश है, इसीलिए कुछ बातें स्वाभाविक रूप से तुलना की दिमाग में चलने लगती हैं। हाल में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ तो ये ध्यान गया कि भारत का स्थान उसमें 105वां है और मलेशिया का 61वां है। भले ही भारत की आबादी बड़ी है, ये अपने जगह पर सच्चाई है, लेकिन यह भी सच है कि हम विकास में तो पिछड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात की होती है कि अगर हम विकास की गति को तेज करना चाहें, सरकार तेज करना चाहे, शांति और सद्भाव का माहौल तो देश में होना चाहिए। लेकिन देश में एक छोटा सा वर्ग कहें, जिसको हम कट्टरपंथी भी कह सकते हैं, आज एक नई शुरुआत देश में हो रही है, भारत में हो रही है। वो है कि मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढने की शुरुआत। अगर ये दौर चलता रहा जो उनकी योजना है और जिस तरह की लंबी सूची है, तो लगता है कि कई दशकों तक तो यही कार्यक्रम चलता रहेगा। तो फिर देश का विकास कैसे होगा? भारत में गरीबी, भूखमरी का असर तो बना ही रहेगा। इस पर ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है। मलेशिया एशिया का आबादी में एक छोटा सा देश, लेकिन एक विकसित देश, आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त देश, जहाँ आप कह सकते हैं कि चीज़ें व्यवस्थित ही नहीं हैं, जो अपकीप और मेंटेनेंस है वो काबिल तारीफ़ है। जहाँ भी जाने का संजोग लगा है, ये बातें बिल्कुल बरबस ध्यान में आती हैं कि कैसी चीज़ों को संभाल के रखा गया है। पुत्रजया में जिस रूप में उसका विकास किया गया है, अद्भुत है, देखने लायक है। और हम अपने दूसरे वीडियो में मलेशिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।